हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर हम नज़दीक आ गया है और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के पेपर में जो ज्योग्राफी का सिलेबस दिए गए हैं वो मैं आज कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आएगा, भारत की अवस्थिति क्या है? तो भारत उत्तर पूर्व अक्षांश में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्विथु है, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पर अवस्थित है। सबसे पश्चिमी पॉइंट वो गुहार मोती है, जो 68 डिग्री 7 मिनट पर है। सबसे पूर्व उत्तरी पॉइंट का कितना है? तो वो 37 डिग्री 5 मिनट पर है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो प्रायद्वीपीय पूछेगा तो कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिण दूरस्थ पॉइंट पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट है। पूछ लेगा कि सबसे उत्तर में जो बिंदु है उसे क्या कहा जाता है? तो इंदिरा कॉल कहा जाता है, और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दूरी क्या है? तो पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है। भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर जाती है, ये कर्क रेखा जा रही है। ये 8 राज्यों से होकर जाती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे लंबी कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर जाती है? दूरी पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा दूरी किस राज्य में स्थित है कर्क रेखा, तो वो मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम राजस्थान में है। अब आगे देखते हैं कि कर्क रेखा पर वह कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर अवस्थित है? तो वो झारखंड की राजधानी रांची है। आगे देख लेते हैं, कर्क रेखा के समीप शहर कौन से हैं? तो ये गरबा ट्रिक है, गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। फिर आईएसटी क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड लाइन टाइम होता है, और ये भारत का पूछ लेगा। भारत के आईएसटी क्या है? भारतीय मानक रेख समय इसे बोलते हैं। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। और फिर यहाँ पर भारत का समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। जो भारत की मानक समय रेखा है यह कितने राज्यों से होकर जाती है? तो आंसर लगाएंगे आप 5। एक सेकंड, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। तो आप आंसर लगाएंगे 5 राज्यों से होकर जाती है आईएसटी: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के कहाँ से जाती है? तो नैनी से होकर जाती है। मानक समय रेखा व कर्क रेखा एक दूसरे को सूरजपुर जिले छत्तीसगढ़ में काटती हैं। तो पूछेगा कि कर्क रेखा और जो आईएसटी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वो किस जगह पर काटते हैं? ऐसे जो दिया हुआ है वो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले में काटते हैं एक दूसरे को। भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? ये 7516 है, और स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की तटीय सीमा जो द्वीपों को छोड़ के है ये 180 किलोमीटर है। ये याद रखने वाली बात नहीं है, बस मैंने लिख दिया है कि आप लोग एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। भारत के 9 राज्य व 4 यूटी तटीय सीमा बनाते हैं। भारत की सर्वाधिक तटीय सीमा गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये क्रम से लिखा हुआ है। अगर पूछेगा सर्वाधिक तटीय सीमा कहाँ है तो गुजरात में है। ये इस तरह बना रहता है तो लगता नहीं है, लेकिन ये जब इसको सीधा अगर कर दिया जाए तो ज़्यादा हो जाएगी। भारत की सबसे कम तटीय सीमा ये गोवा से लगती है इस जगह पर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं? तो ये ट्रिक थी बचपन में एमबीए किया तो बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश कौन से हैं? तो ये द्वीप से लगे हुए हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर है लक्षद्वीप के पास, तो श्रीलंका और मालदीव। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ, भारत की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ। ये क्वेश्चन आ चुका है पेट में पिछले साल। अब पूर्वोत्तर के 7 जो 7 सिस्टर नाम दिए गए हैं वो कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये 7 सिस्टर नाम किसने दिया था? ये पेपर में आ सकता है, तो ज्योति प्रसाद सैंकिया द्वारा ये नाम दिया गया था। और इन 7 सिस्टर का अगर ब्रदर पूछ लिया जाए तो वो सिक्किम है। अब थोड़ा हिमालय से आ जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। हिमालय ये ट्रांस हिमालय का भाग है। यहाँ से तीन श्रेणियाँ जाती हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो चौथी जाती है वो यहाँ ट्रांस हिमालय का भाग नहीं लेकिन हिमालय का भाग है, वो कैलाश श्रेणी से होकर जाती है, तिब्बत और चीन। फिर काराकोरम के बारे में देख लेते हैं। काराकोरम भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है। इसका प्राचीन नाम कृष्णागिरी है। ये पूछ सकते हैं कि काराकोरम का प्राचीन नाम क्या था? तो कृष्णागिरी है। सबसे ऊंची चोटी केटू है। सियाचिन
ग्लेशियर यहाँ का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन स्थल। ऑपरेशन मेघदूत द्वारा भारत ने अधिकार किया था सियाचिन पर। फिर लद्दाख देख लेते हैं। लद्दाख श्रेणी भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख पठार है। यह सबसे ठंडा रेगिस्तान भी है। सिंधु नदी देख लेते हैं। सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख के मध्य में बहती है। जैसे ये यहाँ पर 3 श्रेणियाँ थी, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर थे, तो इनके मध्य में यहाँ से सिंधु नदी बहती है, इस तरह आती है। भारत में सबसे कम वर्षा लेह में होती है और भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। हिमालय की पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। क्वेश्चन वन लाइनर ही आएंगे, इसलिए वन लाइनर फॉर्म में भी लिखा हुआ है, थोड़ा फिगर से दिखाया गया है। हिमालय की पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। नवीन मोड़दार पर्वत लिख के आएगा तो वो भी सही है। भारत किसका भाग है? भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। अब कुछ चोटियाँ देख लेते हैं। तो असम में थुमजांग चोटी है, उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत, सिक्किम का कंचनजंगा पर्वत, मिजोरम का फांगपुई या ब्लू माउंटेन पर्वत है अवस्थित है। अब भारत के दर्रे, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा, आप देख लीजिए। जम्मू कश्मीर का बनिहाल, बुर्जिला, पीरपंजाल, लद्दाख का काराकोरम और जास्कर है। सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाएगा तो काराकोरम है। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग है, सिपकिला है, बाड़ालाचा है। उत्तराखंड का माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है, लिपुलेख दर्रा। सिक्किम का नाथुला, जलेपला। अरुणाचल प्रदेश का बोमडिल्ला, दीफू, यांगयाप और मणिपुर का तिजू दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। केरल का पालघाट और महाराष्ट्र का थाल और भोरघाट। यहीं से एक क्वेश्चन आ जाएगा, दर्रे से एक क्वेश्चन आएगा तो इसी पेज से आ जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप है। प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप में स्थित है। अंडमान निकोबार की जनजाति कौन है? सैम्पेन, जारवा, सेंटनीलीज। आप पूछेगा सैम्पेन जनजाति कहाँ मिलती है? तो वो अंडमान निकोबार में रहती है। 10 डिग्री चैनल, ये इंपॉर्टेंट है सैम्पेन। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को अंडमान को निकोबार से अलग करता है, या फिर अंडमान का जो सबसे लास्ट पॉइंट है लघु अंडमान और निकोबार का सबसे पहला पॉइंट कार निकोबार से अलग करता है। डंकन चैनल क्या है? डंकन चैनल या दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। फिर लक्षद्वीप से पिछले बार क्वेश्चन आया था, लक्षद्वीप की भाषा क्या है? वो मलयालम है। अच्छा, माहे भाषा अगर पूछा जाए तो माहे भाषा भी यहीं की है। राजधानी कावारत्ती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। इसकी ट्रिक है 8 डिग्री चैनल का मामी और 9 डिग्री चैनल का मील, ये याद कर सकते हैं। मुंबई की अवस्थिति पूछ लेता है कभी कभी कि मुंबई कहाँ स्थित है, तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? वो मुंबई है। केरल के कोच्चि के पास वेलिंगटन द्वीप देश का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। तो पूछा जाएगा देश का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप कौन सा है, तो वो केरल का कोच्चि है। फिर नदियाँ आपके सिलेबस में दिया गया है, तो नदिया से एक क्वेश्चन आएगा। नदियाँ देख लेते हैं। सिंधु, अब पूछ लेगा सिंधु नदी का उद्गम क्या है, तो बोखरचू हिमनद है जो मानसरोवर से निकलती है, ये उसका उद्गम है। लद्दाख के दम चौक से भारत में प्रवेश करती है। सिंधु जल समझौता किसके मध्य हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, जिसमें 80% पाकिस्तान और 20% इंडिया पानी यूज करेगा। यह 1960 में विश्व बैंक द्वारा दिया गया था। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी? सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब कौन सी नदी भारत में किस स्थान में प्रवेश करती है? तो झेलम का वेरीनाग, चिनाब का बाड़ालाचा, रावी का रोहतांग, ब्यास का ब्यासकुंड से जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, सतलज राकसताल से और सिपकिला दर्रा से ये भारत में प्रवेश करती है। ट्रिक क्या है? नाक का मतलब बेस अगर आप झेल नहीं पाएंगे, मतलब इस तरह ट्रिक बना लीजिए। चिनाब क्या है? चिनाब में बा लास्ट में आता है और बाड़ालाचा स्टार्टिंग में आता है। रावी से रा और रोहतांग से रा हो गया। ब्यास तो ब्यास कुंड लिखा ही है। सतलज का सा और सा से सिपकीला दर्रा, ऐसे याद कर सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग हिमनद है और तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा भारत में ब्रह्मपुत्र का नाम ब्रह्मपुत्र किस राज्य में कहा जाता है? तो असम राज्य से जब वो एंट्री करती है तो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, वरना अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम कहा जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप यहीं पर स्थित है। गंगा नदी, अब गंगा नदी यहाँ से एक क्वेश्चन उठ सकता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगोत्री हिमनद से, जो गोमुख भी लिख के आ जाएगा तो गोमुख भी सही है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पड़ता है। गंगा भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है, जहाँ उत्तराखंड, यू के मतलब उत्तराखंड, और यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। सबसे कम लंबाई झारखंड में, गंगा की सबसे कम लंबाई झारखंड में है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा मैप से समझ लेते हैं गंगा कहाँ से निकली और कौन इसके सहायक नदियाँ हैं। गंगा नदी, एक सेकंड, गंगा ये गंगा है, ये जो बही है ये गंगा है बह रही। अब गंगा के पूछ लेगा कि दाएं साइड से सहायक नदी, तो सेन है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना की सहायक नदी है केन, बेतवा, सिंध, चंबल। ये सिंधु नहीं है, वो सिंधु ऊपर है, ये सिंध है, ये सिंध है। तो यमुना की सहायक नदियाँ पूछेगा तो केन, बेतवा, चंबल और बीच में सिंध। और गंगा की सहायक नदी तो सोन नीचे दाएं साइड से, और बाएं साइड से रामगंगा, गोमती। गोमती आपको पता ही है लखनऊ के किनारे स्थित है, लखनऊ गोमती के किनारे ही स्थित है। घाघरा है, जिसे अयोध्या में अब सरयू के नाम से जाना जाता है, घाघरा को। गंडक ये नेपाल से आती है, और कोसी, इसको बिहार का शोक कहा जाता है। ये गंगा नदी है। इससे ज़्यादा गंगा नदी में कुछ नहीं पूछेगा। फिर से देख लीजिए एक बार, गंगा की सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण की दाएं से सहायक नदी कौन सी है, जो गंगा दाएं से मिलती है, तो वो सोन है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है। यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो यमुना की 4 सहायक नदियाँ जो इंपॉर्टेंट हैं वो लिख दी हैं, केन, बेतवा, सिंध, चंबल। गंगा की बाएं से सहायक नदियाँ कौन सी है, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। गंगा और ब्रह्मपुत्र जब नदी एक जगह मिलती हैं तो वहाँ सुंदरबन का डेल्टा बनता है और मेघना नाम से पुकारी जाती हैं। अब पंचप्रयाग क्या है, पंचप्रयाग देख लेते हैं। यहाँ अलकनंदा, बद्रीनाथ है, अलकनंदा बह रही है। जब विष्णु प्रयाग और अलकनंदा और बद्रीनाथ एक दूसरे से मिलते हैं तो वो विष्णु प्रयाग बनता है। जब इसी अलकनंदा में नंद प्रयाग मिलती है तो वो नंदाकिनी हो जाती है। जब कर्णप्रयाग अलकनंदा से मिलती है तो पिंडार हो जाती है। और जब मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग हो जाती है। और भागीरथी अलकनंदा मिलती हैं तो देवप्रयाग हो जाती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, जहाँ इंपॉर्टेंट है उसको 2 बार देख लेंगे। बद्रीनाथ और अलकनंदा जहाँ एक दूसरे से मिलेंगी वो विष्णु प्रयाग होगा। नंद प्रयाग, नंद और नंद से नंदाकिनी, ऐसे याद कर लीजिए। अलकनंदा, नंदा यहाँ भी आ रहा है, नंद यहाँ भी आ रहा है, नंदाकिनी हो गया। कर्णप्रयाग और अलकनंदा के जहाँ मिलेंगी वहाँ पिंडार नदी होगी। सॉरी, पिंडार नदी जहाँ अलकनंदा से मिलेगी वो कर्णप्रयाग होगा। और मंदाकिनी जो रुद्रप्रयाग जहाँ पे बन रहा है, मंदाकिनी जब अलकनंदा से मिलेगी तो वो रुद्रप्रयाग होगा। भागीरथी जब अलकनंदा से मिलेगी तो देवप्रयाग होगा। अब क्वेश्चन आएगा, मंदाकिनी जब अलकनंदा से बनती है तो कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग बनता है। अलकनंदा से जब नंदाकिनी मिलेगी तो कौन सा प्रयाग बनेगा, तो नंद प्रयाग बनेगा। इस तरह याद रख लीजिए, इसी तरह क्वेश्चन आएगा। वैसे आया नहीं अभी तक पेट के एग्जाम में, लेकिन आ सकता है। दक्षिण की नदियाँ कौन सी हैं, दक्षिण की नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, ये अरब सागर में गिरती हैं, ऐसे बनाया दिया जाता है। तो ये नर्मदा और ये ताप्ती, ऐसे ये अरब सागर में जाके गिरेंगी ऐसे। महानदी का उद्गम सिहावा है, उड़ीसा का शोक महानदी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। जोंक और तेल इसकी सहायक नदी है। जोंक और तेल किसकी सहायक नदी है, ये महानदी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन आएगा जोंक और तेल किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो वो महानदी की हैं। गोदावरी से क्वेश्चन आएगा पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा या बाणगंगा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो गोदावरी की है। गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है, त्र्यंबक है, नासिक में पड़ता है, महाराष्ट्र में। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लूनी, ये एकमात्र खारे पानी की नदी है, भारत में एकमात्र खारे पानी की नदी है ये लूनी। आप फिर से देखेंगे वो लैगून है, चिल्का झील है, और ये लूनी नदी की बात हो रही, खारे पानी की, ध्यान दीजिएगा। अरवरी नदी भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो क्वेश्चन आएगा तो अरवरी नदी है। आगे देख लेते हैं।
अब प्रमुख घाटी आपके पेपर में सिलेबस में दिया गया है कि घाटियों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो घाटी देख लीजिए। लद्दाख की कौन सी घाटी है? लद्दाख की मरखा घाटी, नुब्रा घाटी, जास्कर घाटी, ये 3 लद्दाख की घाटी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए पूरा लिख दिया है कि आप लोग एक बार देख लेंगे तो नज़र में रहेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही 3 है। नुब्रा, मरखा और जास्कर घाटी कहाँ की हैं? ये लद्दाख की हैं। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति ये कहाँ की हैं? ये हिमाचल प्रदेश की हैं। उत्तराखंड की फूलों की घाटी और सोर घाटी और जौहर घाटी, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। जम्मू कश्मीर का नागिन घाटी, बेतवा घाटी, पुंछ घाटी, धाहनु घाटी। सिक्किम का युमयांग घाटी, नथांग घाटी इंपॉर्टेंट है। नागालैंड की जुको घाटी या जुकोऊ घाटी दोनों बोल देते हैं, तो चाहे जुको लिख के आए या जुकोऊ लिख के आए वो नागालैंड की हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की नेवरा घाटी, अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी, संगति घाटी, दिबांग घाटी जो इंपॉर्टेंट है वो उस पर मार्क कर दिया है, वो दिबांग घाटी है। शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। और आंध्र प्रदेश में अरकू घाटी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जलप्रपात देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट जलप्रपात हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कुलिकल जलप्रपात ये वाराही नदी पर है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछेगा तो कुलिकल जलप्रपात है बस। धुआंधार और कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। जोंग गरसोप्पा महानदी यह शरावती नदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 5 लिखे हुए हैं, 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही 5 से आएगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा क्वेश्चन। होंडरू जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये स्वर्ण रेखा नदी पर है जो कि झारखंड में पड़ती है। अब खनिज आपके सिलेबस में दिया गया है, तो खनिज जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। खनिज का भंडारण कहाँ है भारत में? तो वो राजस्थान में है और उत्पादन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है। अगर प्रथम पूछ लेगा तो वो चिली में है, चिली सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन करता है। लोहा भंडारण में, यहाँ गलत लिख गया है, हाँ सही है, लोहा कर्नाटक भंडारण में और उत्पादक ये उड़ीसा में। सबसे अच्छा लोहा कौन सा माना जाता है? मैग्नेटाइट, और सबसे खराब सीडेराइट। भारत में सर्वाधिक प्राप्त कौन सा लोहा प्राप्त होता है? तो हेमेटाइट है। भारत में चौथा स्थान लोहे में प्रथम ऑस्ट्रेलिया का है और भारत का चौथा स्थान लोहे में है। लोहा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत की अवस्थिति, भारत किस नंबर पर है? तो चौथे नंबर पर है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में है और प्रथम है ऑस्ट्रेलिया। सोना फर्स्ट है चीन और भारत में कर्नाटक। चांदी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं चेक का निशान लगाऊँ वो समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। चांदी राजस्थान में है। मैक्सिको में प्रथम है, मतलब मैक्सिको देश, सारे देशों में सबसे अधिक चांदी कहाँ होती है? तो मैक्सिको में, और भारत में राजस्थान में होती है। हीरा रूस प्रथम है और मध्य प्रदेश, भारत में सर्वाधिक हीरा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अभ्रक में भारत सर्वाधिक, मतलब सबसे ज़्यादा अभ्रक कहाँ मिलता है? तो ये अभ्रक भारत में मिलता है। और भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो आंध्र प्रदेश। आ से अभ्रक, आ से आंध्र प्रदेश। अब इस तरह अरुणाचल प्रदेश भी कह लेंगे, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भा के नीचे रा नहीं लगता, यहाँ धा के पीछे रा लगा है। इस तरह ध्यान रखेंगे तो आपको याद रहेगा। यूरेनियम सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है भारत में, और वर्ल्ड लेवल में कजाकिस्तान प्रथम है। यूरेनियम किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेंड का अयस्क है। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन प्राकृतिक गैस, मतलब एक सेकंड, ये भी नहीं, प्राकृतिक गैस में सबसे शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? वो असम है और वर्ल्ड लेवल में रूस है। सबसे इम्पोर्टेंट अब आया है जो कि है कोयला। हमेशा कोयला से क्वेश्चन उठते हैं, चाहे जो पेपर हो, जो PSSC के कई पेपर में कोयला ही पूछा गया है। कोयला में सर्वाधिक है भंडारण झारखंड में और उत्पादक छत्तीसगढ़। चीन फर्स्ट है, भारत दूसरे नंबर पर है। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट कि कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत दूसरे स्थान पर है। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट, सबसे खराब पीट। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है सर्वाधिक। और लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु के नवेली से प्राप्त होता है। ये एक बार क्वेश्चन सिर्फ आया है, बस इससे ज़्यादा नहीं आया है। वन आप में दिए गए हैं, तो वन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी? तो 1952 में आई थी। फिर यहाँ नई वन नीति लिखा है, मतलब नई, इसके बाद में जो फिर से आई है वो नई हो गई। तो नई वन नीति कब आई थी? तो 1988 में। इसमें ही कहा गया था कि 33% पर वन होने आवश्यक हैं।
मतलब अगर 100% एरिया है तो उसमें 33% वन के लिए आरक्षित होना चाहिए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है, और वन दिवस हम लोग 21 मार्च को मनाते हैं। वन महोत्सव कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, यूपीट्रिपलएससी के ही पेपर में आया था, सॉरी। वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। इसके जनक कौन है, तो जनक के.एम. मुंशी हैं वन महोत्सव। अब वन से ही रिलेटेड है, चिपको आंदोलन हुआ था, तो चिपको आंदोलन कब हुआ, 1973 में, और 1973 में ही टाइगर प्रोजेक्ट आया था। 1973 में ही टाइगर प्रोजेक्ट आया था, ये ध्यान रखिएगा। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी थी। अगर महिला पूछे जाएंगे तो गौरा देवी को नाम लगाएंगे। कहाँ हुआ था ये, रेंगी गांव, चमोली जिला लगा, चमोली जिला में। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था, तो यह सरदार सरोवर जब परियोजना आई थी उसके विरोध में लगा था। इसके नेता मेघा पाटेकर हैं। 3 नेता थे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो इसलिए इन्हीं का नाम लिखा गया है। बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब दिया गया, तो 18 नवंबर 1972 को बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। फिर 1973 में एक्ट आया था। टाइम जोन से सवाल आना है, आपके सिलेबस में टाइम जोन से हर बार क्वेश्चन आया है। पिछली बार जीएमटी का फुल फॉर्म पूछा था, एक में पूछा था कि कितने, अभी आगे आएगा तो मैं बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन आया था। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी का फुल फॉर्म है, सब लोगों को पता होगा। अच्छा पूछेगा टाइम जोन में अक्षांश व देशांतर रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं, तो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अब ये अक्षांश है, ये जो सीधी रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। इधर जाएंगे 90 डिग्री तक, इधर जाएंगे 90 डिग्री तक, और ये एक रेखा 0 डिग्री, तो 90 90 180 और एक ये 181। अगर क्वेश्चन पूछेगा कुल अक्षांश कितने हैं, तो 181 अक्षांश रेखाएं हैं। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो 181 अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। देख लीजिए एक दूसरे के समांतर है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी, मतलब जैसे ये है, एक सेकेंड, ये एक और ये दूसरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा, जब वो ध्रुव की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखा देखिए छोटी होती जाती हैं, और सबसे लंबी ये 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर जाने पर कमी होती है। वही मैं बता रहा हूँ कि 0 डिग्री से जब दक्षिण की ओर जाएंगे, चाहे ऊपर जाएँ चाहे नीचे जाएँ, कमी आती है अक्षांश रेखाओं की लंबाई में। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में मिलती हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये ऐसे मिलती हैं। समय व तिथि का निर्धारण होता है। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो देशांतर रेखाओं से क्या किया जाता है, ये समय व तिथि का निर्धारण करती हैं देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं पिछली बार आया था जीएमटी का फुल फॉर्म, तो ग्रीनविच मीन टाइम है। ग्रीनविच मीन टाइम लंदन के ग्रीनविच शहर से लिया गया है। कुल देशांतर रेखाएं इधर से 180, इधर से 180। 180 एक ही बार होता है, वो बार बार नहीं होता है। जब आप कभी उस तरह की क्लास होगी पूरी डिटेल तो बताया जाएगा। ऐसे आप याद कर लीजिए कि टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 160, 260, 360 होती हैं, सॉरी 360 होती हैं। दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो अक्षांश की 111 और देशांतर के बाद में लास्ट में 32 लगा दीजिए बस। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, इसे गोरे कहते हैं। इस बार क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है कि गोरे क्या है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, सॉरी दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है। दो देशांतरों के मध्य न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, ये ध्रुवों पर होती है। जैसे ऐसे ऐसे मिलते चला जाएगा, यहाँ पर ये सबसे इस तरह जो दूरी रहेगी ये ध्रुवों पर ये सबसे कम रहेगी, जो मिडिल का पॉइंट रहता है। अब समय, क्वेश्चन आ जाएगा कि समय पूर्व, कोई व्यक्ति जो पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो समय प्लस में होगा या माइनस, मतलब समय आगे बढ़ेगा या घटेगा, तो समय हमेशा बढ़ेगा पूर्व की ओर। अगर कोई पश्चिम से पूर्व की ओर जाना चाहता है तो समय बढ़ेगा, और पश्चिम में जाने पर समय घटेगा। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, मतलब 24 घंटे और पूरा एक अक्ष पर पूरी घूम जाती है 24 घंटे के समय में, तो वो पूरा कोण सर्कल का 360 डिग्री होता है, तो वो 360 डिग्री याद रखिए। पृथ्वी को कुल कितने टाइम जोन में बांटा गया है, ये पिछली बार पेट के पेपर में क्वेश्चन आया था। 24 टाइम जोन में बांटा गया है। इस बार ये नहीं आएगा, इस बार पूछ लेगा एक टाइम जोन घूमने में कितना डिग्री होता है, तो 15 डिग्री। ये आप निकाल सकते हैं, 24 को 360 में इस तरह निकाल सकते हैं। 1 मिनट में 4 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 1 घंटे में 15 चौको 60, 15
15 डिग्री। अब यहाँ थोड़ा मुझे लगता है PDF में जूम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये ऊपर बता दिया गया है सबसे शुरुआत में, जहाँ पर राजनीतिक भारत का राजनीतिक भूगोल था। अब विश्व मरुस्थल से क्वेश्चन अगर आएगा तो मरुस्थल से ये आएगा, विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल, लोग ठंडा नहीं देखेंगे, गलत लगा देंगे, ठंडा मरुस्थल अंटार्कटिका मरुस्थल है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये USA में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मेरी स्पीड आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही लग रही होगी। अब ज़्यादा स्पीड का ये मतलब नहीं है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। बात यह है कि आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, इसको बस रिवीजन की तरह आप पढ़िए। 1-2 बार देख लेंगे ये वीडियो तो आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। आप 1 बार 2 बार फिर डबल स्पीड में लगा के जैसा हो उस तरह देख सकते हैं। और क्वेश्चन यहीं से आने हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा बाद में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। मोजावे मरुस्थल USA में है। मोजावे मरुस्थल मृत घाटी स्थित है। अब पूछेगा मृत घाटी कहाँ स्थित है, तो ये मोजावे मरुस्थल में है, जो कि USA में पड़ती है। अटकामा मरुस्थल ये इम्पोर्टेंट है, चिली में है, और सबसे शुष्क स्थान अटकामा ही है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल ये थार मरुस्थल है। विश्व के प्रमुख पर्वत कौन से हैं, अब ये ध्यान दीजिए, कोई रॉकी लड़का है। अब रॉकी आपने KGF देखी है भाई, वो सबसे ऊपर रहता है, तो इसका मतलब ऊपर के मतलब नॉर्थ अमेरिका। इंडीज, ये जब रॉकी ऊपर हो गया तो इंडीज नीचे ही होगा, दक्षिण अमेरिका। अब इस तरह याद कर लीजिए, नहीं याद आपको पहले से याद है तो कोई बात ही नहीं। सबसे ऊंची चोटी नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है, ये माउंट एल्बर्ट है। मतलब कि रॉकी इंडीज, जो रॉकी इंडीज है, रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। विश्व की सबसे इंडीज है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत है, सबसे लंबा पर्वत ये जब देखेंगे उत्तरी अमेरिका ऐसे होता है, तो ये रॉकी इस ऐसे बना होता है, इंडीज ये सबसे लंबा पर्वत है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे लंबा पर्वत पूछेगा तो इंडीज पर्वत। और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। हिमालय, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय। यूराल पर्वत, यूरोप और एशिया। महान विभाजक श्रेणी क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और एटलस कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है। आल्पस पर्वत यूरोप में पाया जाता है। ये दोनों लास्ट के इंपॉर्टेंट हैं, एटलस और आल्पस। भारत की जलवायु से क्वेश्चन उठता है, तो भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु पहले तो ये देख लेते हैं जलवायु क्या होती है। क्वेश्चन आ जाए जलवायु निर्भर करती है, जलवायु किस पर निर्भर करती है, जलवायु तापमान और वर्षा पर निर्भर करती है। भारत की जलवायु कैसी है, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार UPSSC में और ये ऊपर जो UPPCS होता है उसमें भी एक बार आ चुका है कि वायु हमेशा किस दिशा की ओर बहती है, मतलब किस ओर बहती है, तो चलती है हवा तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ये वन लाइनर फॉर्म में लिख दिया है और वन लाइनर में ही क्वेश्चन आएंगे, इतना ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं आएगा। भारत में जलवायु विभाजन का कार्य कौन करता है, ये हिमालय करता है। ये भारत के इसीलिए वर्षा देखते होंगे कहीं पे होती, कहीं पे हम लोगों के वहाँ ठंड कम पड़ जाती है। भारत में कुल औसत वर्षा 118 सेंटीमीटर। वर्षा मापने का यंत्र क्या होता है, रेन गेज होता है। ग्रीष्म ऋतु, यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार भी आया, उससे पिछली बार भी आया है, 2 बार पेपर हुआ है, दोनों बार क्वेश्चन आया है। तो ग्रीष्म ऋतु कब होती है, मार्च से मई में होती है और 10% वर्षा होती है। इसमें जो वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा का कारण क्या है, ये संवहनीय पर्णों द्वारा होती है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस तरह पूछेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, ये भी आ चुका है पेट के पेपर में, 2 शिफ्ट में, मतलब एक दिन में 2 शिफ्ट में पेपर होता है, आप लोग को पता है। वो 4 शिफ्ट में 1 या 2 शिफ्ट में आता है ये क्वेश्चन, ये समझ लीजिए। ये आपकी पृथ्वी, अब मार्च से स्टार्ट कीजिए इधर और +3 करते चले जाइए। ये कोई ट्रिक नहीं है, बस यही इसी तरह होता है, कहीं बार बार आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मार्च अप्रैल मई जून, डेट छोड़ दीजिए, डेट का भी कोई मतलब नहीं। मार्च से जाएंगे ऊपर, ये ऊपर कर्क रेखा होती है, मकर रेखा इतना आपको पता है, बीच में विषुवत रेखा 0 डिग्री। अब देख लीजिए
तीन तीन महीना ऊपर करेंगे, मार्च अप्रैल मई जून, जून के बाद 3 महीना जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर से 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने दिसंबर तक हो गया। ये तो पहली बात रही। ऊपर कर्क है, नीचे मकर है, विषुवत रेखा बीच में है, ये आपको पता है। 21 तारीख नीचे से लीजिए ऐसे क्लॉकवाइज, 21 22 23 और ये 21 ही रहेगी, ऐसे याद कर लीजिए 21 22 23। और जब महीना चलाएगा तो ऊपर से, महीना ऊपर से तारीख नीचे से, इतना याद रखिए बस। 21 21 22 23 और महीना मार्च अप्रैल मई जून तीसरा, तो फिर तीसरा सितंबर, फिर तीसरा दिसंबर। अब क्वेश्चन आता है दिन सबसे बड़ा व रात सबसे छोटी कब होता है? तो ये कर्क रेखा पर जो स्थित है यहाँ दिन सबसे बड़ा होगा। सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं जून में। आप लोग इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं कि भाई जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, धूप ख़त्म ही नहीं हो रही है। आप लोगों को लगता है भाई चार शाम हो गई है, अभी भी धूप के मारे पसीना पसीना हो रहा है सब, तो ये समझ लीजिए दिन कट ही नहीं रहा है, इतनी धूप है। तो ये समझ लीजिए दिन बहुत बड़ा हो गया और रात छोटी। इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगर आपको पहले से याद है तो कोई बात नहीं, तो आप रिवीजन ही कर लीजिए। दिन रात बराबर कब होंगे? अब देख लीजिए, एक लाइन खींच दी है मैंने। अब ये दिन रात दोनों बराबर, 21 मार्च 23 सितंबर। क्वेश्चन में आया, पेटा में आया था क्वेश्चन कि विश्व दिवस कब होता है? तो विश्व दिवस 23 सितंबर को ही होता है। बसंत ऋतु कब होती है? ये भी पेपर में आया था, पिछले बार ही आया था, ये 21 मार्च को, पिछले नहीं 2021 के पेपर में आया था। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? अब जब दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिण में आ जाइए। अगर दक्षिणी गोलार्ध, तब तो सबसे आसान ही क्वेश्चन हो गया, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध बोल ही दिया, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण, ये 22 दिसंबर हो गया। कहीं ट्रेक की और उसकी ज़रूरत ही नहीं, आप लोग जिस तरह मैंने बताया उस तरह देख लीजिए। वर्षा ऋतु, पहला ग्रीष्म ऋतु देखें, अब वर्षा ऋतु जून से सितंबर में देखिए। जून जुलाई अगस्त में काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है, तो 75% वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से आता है और ये वर्षा करता है। तो पूछेंगे वर्षा ऋतु में वर्षा का कारण क्या होता है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो हिंद महासागर से आता है। सर्वप्रथम केरल से वर्षा होती है। पूछेंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून या मानसून में, वर्षा ऋतु में मानसून में सर्वप्रथम कहाँ वर्षा होती है? तो इस रुक जाइए एक सेकंड, मैं मैप से बता देता हूँ। ऐसे बनेगा यहाँ से, और जब यहाँ से आएगा तो यहाँ केरल से होते हुए वर्षा करेगा, ऊपर निकल जाएगा, तो सबसे पहले केरल में वर्षा होगी। शरद ऋतु, शरद ऋतु में ये क्वेश्चन भी आया है। शरद ऋतु सितंबर से नवंबर में, और शरद ऋतु में उत्तर पूर्वी से जो आती हैं लौटता हुआ मानसून जो आता है, वो शीत ऋतु में यहाँ जब इस तरह आएगा तो ये तमिलनाडु में वर्षा कर देगा, ये तमिलनाडु में वर्षा करेगा। अब पूछेगा शरद ऋतु में वर्षा कहाँ पर होती है, किस राज्य में होती है? शीत ऋतु में वर्षा किस राज्य में होती है? तो तमिलनाडु में होती है। और ये परसेंटेज नहीं पूछेगा कितना परसेंट मतलब वर्षा होती है, सिर्फ यही चीज़ पूछेगा, शीत ऋतु में वर्षा किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में होती है। शीत ऋतु में, शरद ऋतु में, और शीत ऋतु अब देख लेते हैं। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी। शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। ये पश्चिमी विक्षोभ इधर से आ रहा है और यहाँ पर इन राज्यों में करेगा, हरियाणा पंजाब में। उत्तर पश्चिम में वर्षा कर देंगे। उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, ये पूरब, ये उत्तर और ये पश्चिम, यहाँ पर वर्षा करेगा भारत के। अब सबसे लास्ट टॉपिक है जो जनसांख्यिकी आप में दिया गया है, जनगणना। ये देख लीजिए, जनगणना में आप दिया गया है कि जनसांख्यिकी, इसमें जो मैं लिखा तो पूरा है, आप लोग एक बार पास करके देख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं मार्क कर दूंगा। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। और यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? वो दिल्ली में है। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है? ये सिक्किम में है, और यूटी में लक्षद्वीप में है। ये इंपॉर्टेंट हो गई। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी? ये स्वीडन में हुई थी। ये जीके का क्वेश्चन हो गया। भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? तो 1872 में मेयोग में हुई। लेकिन अगर क्वेश्चन है नियमित रूप से जनगणना कब भारत में हुई, तो 1881 में रिपन के समय हुई। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में। 47 में देश आज़ाद हुआ था, 50 में लागू हुआ, और 51 में जनगणना शुरू हो गई। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं है। ऐसे याद कर लीजिए, 2011 की जनगणना है वो 15वीं है, स्वतंत्र भारत की उसका 15 का आधा कर दीजिए, 7, 7.5 होगा, लेकिन याद करने के लिए 7। जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। और जनगणना संघ सूची का विषय है, लेकिन अगर जनसंख्या नियंत्रण पूछेगा किस सूची का विषय है, तो वो समवर्ती सूची का विषय है।
राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 11 मई 2000 में हुई थी, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नई जनसंख्या नीति कब आई थी? 2000 में, ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा जनसंख्या में देख लेते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका शुभांकर क्या था? ये प्रगणक था, प्रगणक शिक्षिका। विषय क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इंपॉर्टेंट है। जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे। कुल प्रश्न कितने थे? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, 29 प्रश्न थे। इसका विषय जो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इंपॉर्टेंट है। 2021 की जनगणना अभी हुई नहीं है कोविड के लिए, और फिर इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 24-25 के लिए, मतलब 2024 और 25 में अब जनगणना होगी। आदर्श वाक्य क्या है इसका? जन भागीदारी से जन कल्याण। और ये जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। डिजिटल माध्यम से इसकी जनगणना इस बार होगी। और कुल कितने विषय हैं? 31। जो 2021 की जनगणना होगी उसमें होगी 24 की, लेकिन लिख के 2021 ही आएगा, वो डिजिटल माध्यम से होगी। अब 2011 की जनगणना देख लेते हैं। टोटल जनसंख्या 121,085 49,77। याद करने का ट्रिक क्या है? 121 आपको याद ही है, बीच का 085 छोड़ दीजिए, और 7-7-49 ये पीछे का याद रखिए। पीछे से आपको मिडिल नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। 121 करोड़ की जनसंख्या, लोग बोल रहे थे कि 2011 में 121 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, तो 121 आपको याद ही रहेगा। लास्ट का 7-7-49, 7 × 7 = 49, तो ये लिखा हुआ है 49-77। विश्व की जनसंख्या का कितना % है? भारत की जनसंख्या वो 17.5% है। और ये वाला पॉइंट एक साथ याद कीजिए। और 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7% है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% है भारत, और 10 की जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें 10 की वृद्धि दर क्या है? वो 17.7 है। कुल पुरुष 51.47, महिला कितनी है? 100 में से घटा देंगे 51.47, 48.57 आएगा, ये महिला हो गई। बाकी ये नहीं देखना है, इससे कुछ लेना देना, मैंने लिख दिया, आप लोगों को देखना हो तो देख लीजिएगा। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय, नहीं आएगा। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, ये भी नहीं आएगा, नागालैंड है। सर्वाधिक वृद्धि दर यूटी, ये भी नहीं आएगा, न्यूनतम वाला भी नहीं आएगा। ऋणात्मक वृद्धि दर, ये आएगा क्वेश्चन में। महान विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921 में। पेट का पेपर है, इतना अंदर पूछेगा नहीं क्वेश्चन। अगर 2 बार हुआ है पेपर, 2 बार अभी तक तो नहीं जनसांख्यिकी से क्वेश्चन उठे हैं। इतने बड़े ज्योग्राफी है, 5 क्वेश्चन आने हैं, कहाँ कहाँ से देगा। ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है। सर्वाधिक ग्रामीण उत्तर प्रदेश में है। यूपी की पेटा है तो यूपी का से रिलेटेड आप लोग ध्यान रखिए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यूपी में, सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में। न्यूनतम ग्रामीण कहाँ पर है? सिक्किम में है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और न्यूनतम लक्षद्वीप है। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से लगा हुआ है बिहार, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जनसंख्या घनत्व। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 किलोमीटर स्क्वायर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पूर्वी स्टेट है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यूटी में दिल्ली, न्यूनतम जनसंख्या यूटी में अंडमान निकोबार। लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में और न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में, बस इससे ज़्यादा नहीं। शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम हरियाणा। हरियाणा में लिंगानुपात भी कम है, शिशु लिंगानुपात भी कम है। सर्वाधिक साक्षर केरल है, न्यूनतम साक्षर बिहार है। न्यूनतम साक्षरता बिहार याद रखिएगा। सर्वाधिक एससी कहाँ पाए जाते हैं? ये यूपी में, एसटी एमपी में। अब इसको, ये वाला जो पॉइंट है सर्वाधिक एससी कहाँ पाए जाते हैं, ये उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। लिख पूरा दिया है मैंने, लेकिन जो जो बताया है मैंने वही याद रखिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। ज़्यादा के चक्कर में पढ़ेंगे तो जो याद रहा होगा वो भी भूल जाएंगे। और यहाँ पर आपका ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू। आप 1-2 बार देख लेंगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा।